नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी वसंत भगवान के डाकिये पाठ के शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर, लेखक की जीवनी तथा पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। शब्द अर्थ: आंक, अनुमान, केवल, सिर्फ, चिट्ठियां, पत्र, डाकिये, संदेश देने वाला, तिरता, तैरता, धरती, पृथ्वी, पांखों, पख, बाँचते, पढ़ना, भाप, वाष्प, महादेश, विशाल देश, सुगंध, खुशबू, सौरभ, खुशबू। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों कहा है? उत्तर: जिस प्रकार डाकिया मनुष्य का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। प्रश्न 2, पक्षी और बादल की चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? उत्तर: पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है? प्रश्न क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। उत्तर: मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रश्न ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर: एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर: कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। प्रश्न 6, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? उत्तर: पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये हमें यही संदेश देते हैं। प्रश्न 7, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर: पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। प्रश्न 8, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर: हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका। 1, डाकिये हमारे जीवन में संदेश और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। 2, डाकिये का काम न केवल चिट्ठियां लाना होता है, बल्कि वे सरकारी दस्तावेज भी पहुंचाते हैं। 3, डाकिये कठिन रास्तों से होते हुए भी हमारे संदेश हमें पहुंचाते हैं, चाहे वो शहर हो या गांव। 4, वे ग्रामीण इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां चिट्ठी लेखन का महत्व अधिक होता है। 5, डाकिया न केवल हमें समाचार देता है, बल्कि वो कई बार लोगों की मदद भी करता है, जैसे पत्र लिखने में मदद। 6, डाकिये के माध्यम से हम अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं। 7, डिजिटल युग में, जबकि चिट्ठियां कम हो गई हैं, डाकिये का काम अभी भी महत्वपूर्ण है। 8, वे हमें दूर देशों से संदेश लाते हैं और हमारे जीवन में संपर्क बनाए रखते हैं। 9, इस प्रकार डाकिये हमारे जीवन में सूचना के आदान प्रदान के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। 10, व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर वो हमें संभाव के साथ सूचनाएं संदेश प्रदान करता है। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर
प्रश्न 1, पक्षी और बादल क्या संदेश लेकर आते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते हैं। प्रश्न 2, कवि ने पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को किस दृष्टि से देखा है? उत्तर, कवि ने पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को प्रेम और सद्भाव का संदेश देने की दृष्टि से देखा है। प्रश्न 3, आज विश्व में संवाद भेजने और पाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? उत्तर, आज विश्व में संवाद भेजने और पाने का सबसे बड़ा साधन इंटरनेट है। प्रश्न 4, क्या पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से की जा सकती है? उत्तर, हाँ, पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से की जा सकती है। जिस प्रकार इंटरनेट दुनिया के किसी भी कोने में संदेश भेज सकता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी बिना किसी सीमा के संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न 5, पक्षी और बादल का संदेश मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता? उत्तर, कवि के अनुसार मनुष्य शिक्षित होने के बावजूद प्रकृति के संदेश को समझने में असमर्थ है। मनुष्य अपने सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त है कि वो प्रकृति के सरल संदेशों को भी नहीं समझ पाता। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो अनपढ़ हैं, वे पक्षी और बादल के संदेश को आसानी से समझ जाते हैं। प्रश्न 6, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि पानी भाप बनकर उड़ता है और फिर बादल बनकर दूसरे देश में बरसता है। ये प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। ये दर्शाता है कि प्रकृति का कोई बंधन नहीं है और वो बिना किसी सीमा के एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक देश का पानी दूसरे देश में भी काम आता है। प्रश्न 7, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और उसके संदेशों को समझना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। जिस तरह पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, उसी तरह हमें भी एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार थे। उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों रचनाएं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा और रश्मिरथी शामिल हैं। दिनकर जी की रचनाएं वीरता, देशभक्ति, सामाजिक चेतना और प्रकृति प्रेम से भरी हुई हैं। दिनकर जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। दिनकर जी को 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और 1964 से 1965 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।